नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेप्ट मैनेजमेंट एंड लोन्स। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर लोगों को लोन या फिर डेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप देखें कि हर कोई जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो केवल सेविंग से पूरे नहीं किए जा सकते। आप देखेंगे बहुत लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा होती है जिसमें से अगर एक्सपेंसेस को भी हटा दो तो काफ़ी कंसिडरेबल सेविंग हो जाती है, बट इसके बावजूद उस व्यक्ति के सभी फाइनेंशियल गोल्स उस सेविंग के अमाउंट से पूरे नहीं हो सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जब भी घर लेते हैं तो वो लोन पे ख़रीदते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर वो सोचें कि नहीं मैं सेविंग करके जो है घर खरीदूंगा तो हो सकता है उनका घर लेने का सपना रिटायरमेंट के करीब करीब आते पूरा होगा। एक लोन लेना है या नहीं लेना ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी इनकम आती है, उसमें क्या वो इंटरेस्ट का पैसा और साथ ही जो लोन रीपेमेंट का पैसा वो दे पाएगा कि नहीं। आइए हम समझते हैं कि एक लोन का किसी भी व्यक्ति के कैश फ्लो मैनेजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोन हमेशा बुरा नहीं होता, कई केसेस में इसे अच्छा भी माना गया है और रिकमेंड भी किया जाता है। वहीं पे कितना अमाउंट लोन लेना चाहिए ये एक व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं डेप्ट टू इनकम रेशियो, जो हमें मेजर करने में मदद करता है कि एक व्यक्ति के महीने की सैलरी में से कितना परसेंटेज वो लोन को चुकाने में यूज़ कर रहा है। इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। मान लेते हैं एक सैलरीड एम्प्लॉई है जिसकी जो इनकम है 15,000 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें से 7,500 वो जो है किस्त को चुकाने में यूज़ करता है। भले ही जो किस्त का अमाउंट है 7,500 उतना बड़ा नहीं लगता सुनने में, बट अगर आप इस व्यक्ति का डेप्ट टू इनकम रेशियो निकालेंगे तो 7,500 डिवाइडेड बाय 15,000 करेंगे तो 50% निकल कर आता है। इसका मतलब इस व्यक्ति की जितनी भी इनकम है उसका 50% जितना अमाउंट तो ये जो है केवल डेप्ट में यूज़ कर ले रहा है। इसका मतलब उसके जो बाकी के खर्चे हैं उसे इस 50% में निकालने पड़ेंगे, और इसके चलते अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए उसके पास कोई सेविंग नहीं बचेगी और ना ही उसके पास कोई सेविंग रहेगी अपने फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की। दोस्तों, आपको अपने क्लाइंट्स को खर्चों में डिफरेंशिएट करना सिखाना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन से खर्चे कंजम्पशन कैटेगरी में आते हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर आप अपने क्लाइंट्स को अपने एक्सपेंडिचर्स लिखने को कहेंगे तो आपको एक एंडलेस लिस्ट तैयार करके दे देंगे। आपका काम है कि उनमें से हाईलाइट करके बताएं कि कौन से एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि उन्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने से रोक रहे हैं। और इस तरह का अगर आप क्लासिफिकेशन को देखें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे कोई आउटकम नहीं आता, आप वन टाइम एंजॉय करते हैं, जैसे कि किसी बड़े होटल में जाके खाना या फिर एक अच्छे वेकेशन पे जाना, तो इससे कोई आपको एसेट में आउटकम नहीं मिल रहा। वहीं पे अगर आप अपनी बच्चे की पढ़ाई में कुछ खर्चा करते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चा बड़ा होगा, बच्चे की इनकम आएगी, फैमिली की इनकम बढ़ेगी। वहीं पे अगर आप जो है कोई घर खरीदते हैं, एसेट बनाते हैं, तो वो एसेट से आपको जो है ग्रोथ वाला इनकम मिल सकता है या फिर रेंटल इनकम जनरेट किया जा सकता है। तो इस तरह से फ़र्क करना आपको अपने क्लाइंट्स को सिखाना पड़ेगा। हमारे सभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ये जानते हैं कि एजुकेशन पर किया हुआ हर एक इन्वेस्टमेंट उन्हें एक्सपोनेंशियल रिटर्न देता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे के जितने भी चैप्टर एक्सप्लेनेशंस हैं उन्हें समझने के लिए और अपने एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में पास करने के लिए नीचे दिए हुए ज्वाइन बटन को प्रेस करके स्पेशल कोर्स को डेफिनेटली खरीदें। ये उतना महंगा नहीं है और इसका पेमेंट जो है आप आसानी से डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एसेट एलोकेशन के बारे में तो सुना होगा, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि कितना पोर्शन जो है वो किस एसेट में इन्वेस्ट करें। ठीक उसी तरह से एक्सपेंस एलोकेशन होता है, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को बताते हैं कि कहाँ पे कितना खर्चा करें और उस पर एक लिमिट देते हैं कि इससे ज़्यादा खर्चा आपको इस काम के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अब हाउस होल्ड अगर चाहे तो एडिशनल सेविंग कर सकता है वहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंसेस को कट करके। दोस्तों, जब भी आप अपने क्लाइंट का बजट शीट तैयार करते हैं तो उसमें आप उनके सभी सोर्सेस ऑफ इनकम को लिख देते हैं, बट इसके बावजूद जो है क्लाइंट को हो सकता है कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई हो, तो उसको उन्हें हाइड करके उसे स्पेंड नहीं करना है, उसे भी उन्हें अपने बजट प्लान में लेके आना है। कैसे ला सकते हैं कि अगर मान लेते हैं उन्हें कोई कंपनी से बोनस मिला या फिर उन्हें इनहेरिटेंस का पैसा आया हो या फिर उनकी छोटी मोटी कोई लॉटरी लग गई हो, तो उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि उसका एक बड़ा अमाउंट जो है अपने फ्यूचर के लिए उसे सेव करें।
वहीं पे कहीं ना कहीं ऐसे एसेट क्रिएशन में लगाएं, इसके बजाय कि वो कहीं फिजूल खर्चा करें उसका। वहीं पे एक बहुत ही अच्छा आइडिया ये भी है कि उन्होंने अगर कहीं लोन ले रखा हो तो उस लोन का जो एक अमाउंट है उसका कुछ पोर्शन को वो प्रीपे कर दे। इस तरह से उन्हें जो है लोन के जो किस्त हैं वो कम देने पड़ेंगे, या फिर कुछ कम टाइम के लिए उन्हें ये किस्त देना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आप अपने क्लाइंट्स को डेप्ट काउंसलिंग दें तो उनके सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए दें। उन्हें बताएं कि एक डेप्ट का क्या पर्पस होता है। डेप्ट या फिर लोन लेना अच्छा है अगर आप कोई अप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, जहाँ से जो है आपको कोई इनकम जनरेट हो रही हो। वहीं पे एडुकेशन लोन लेना ताकि आप जो है अपस्किल हो सकें, आपकी इनकम बनाने की कैपेबिलिटी ऊपर जाए। ऐसे कामों के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो अच्छा है। वहीं पे किसी भी व्यक्ति को अपने दिन भर दिन के जो रेगुलर एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं उसको पूरा करने के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने रेगुलर खर्चों के लिए ही लोन लेने लगेंगे तो इसका मतलब ऑलरेडी उनके जो इनकम है उतनी ही नहीं है जिससे कि वो अपने गुजारे को निकाल सकें, और इसके चलते वो आगे जाके डेप्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। लोन लेते वक्त दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी कि कितना इंटरेस्ट रेट हमें देना होगा अपने बोरो किए हुए अमाउंट पर। नेक्स्ट, मैच्योरिटी ऑफ डेप्ट, कि आपको देखना है कि अगर आपने लोन लंबे टेन्योर के लिए लिया तो आपका जो अमाउंट है वो तो बहुत कम आएगा हर महीने का, बट बहुत बड़ा पोर्शन जो है उस अमाउंट का आप केवल इंटरेस्ट में देने वाले हैं। वहीं पे अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया तो जो ईएमआई आ रही है वो बहुत बड़ी आ सकती है। तो आपको अपने क्लाइंट के रीपेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के डिसीजन को लेना होगा। दोस्तों, अगर आपके क्लाइंट आपके पास आके ये कहते हैं कि उन्होंने कई जगह से लोन ले रखे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरह से मैनेज करें, तो आप उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हैं। एक तरीका ये हो गया कि उनके पास जितने भी डेप्ट्स हैं उसको रैंक करें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जिसमें अगर लगता है कि कहाँ पे उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो उस लोन्स को वो सबसे पहले फिनिश करें। दूसरा तरीका हो गया, अगर मान लेते हैं उन्होंने लोन लेके कोई एसेट क्रिएट किया हो और उस लोन का ईएमआई वो नहीं भर पा रहे हों, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करें कि उस एसेट को ही सेल करके हम लोन को रीपे कर पाएँ। नेक्स्ट हो गया कि अगर मान लेते हैं कभी आपके बैंक में जो इंटरेस्ट रेट लगता हो वो बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तो आप जो है उसे रीफाइनेंस करा सकते हैं। आप जो है वो वाला लोन क्लोज करा के कहीं नए जगह से लोन ले सकते हैं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट रेट कम आए। कई लोगों को जो है लोन के टेन्योर से प्रॉब्लम होती है, लगता है कि काफ़ी शॉर्ट टेन्योर चुन लिया जिस कारण से ईएमआई ज़्यादा आ रहा है, तो अपने टेन्योर को चाहे तो चेंज करा सकते हैं जिससे कि उनका ईएमआई जो है कम आए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लास्ट रिसॉर्ट होता है कि अगर आप ये कोई भी ऑप्शंस जो है आप उससे भी काम नहीं बन रहा है तो ही इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, जहाँ पे आप खुद जाके जो है बैंक को कन्फेस करें ये कहते हुए कि आपके जो किस्त हैं वो नहीं दे पा रहे हैं आप। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है बैंक जो है कोई नए ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट करे, बट इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर में पड़ेगा अगर इस लास्ट ऑप्शन को कोई व्यक्ति चुनता है तो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका क्रेडिट स्कोर कहाँ से तैयार होता है? क्या ये आपका बैंक तैयार करती है या कोई आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? और इसका करेक्ट जवाब है ये क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज तैयार करती हैं। इनके पास पूरा डाटा रहता है आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री का और आपके क्रेडिट बिहेवियर का, और इसको यूज़ करके वो आपका क्रेडिट स्कोर तैयार करती है। अब आप सोचेंगे कि ये क्रेडिट ब्यूरो के पास ये जानकारी कैसे पहुंचती है? ये पूरी जानकारी जो है हर एक लोन प्रोवाइडर को मंथली बेसिस में इस क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज तक पहुंचानी होती है, और इस सभी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करती है। अगर कोई इंडिविजुअल चाहे तो वो इस क्रेडिट स्कोर को डायरेक्टली भी किसी ब्यूरो में जाके एक्सेस कर सकता है। इसका जो एक फ्री लिमिट जो है ओनली 1 रिपोर्ट तक है, कि साल में अगर कोई एक बार अगर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहे तो वो फ्री में इस ब्यूरो से डायरेक्टली चेक कर सकता है। वहीं पे अगर क्लाइंट को कभी भी लोन लेना हो तो वो डायरेक्टली लोन प्रोवाइडर से भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक करवा सकता है। इसका इम्पोर्टेंस दिन बर दिन इसलिए बढ़ा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति लोन ले रहा है क्या वो रीपे करने की आदत रखता है कि नहीं। वहीं पे जो नेटवर्थ है वो काफ़ी नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो कि बहुत ही रिच हो बट वो लोन को रीपे करने की आदत नहीं रखता, तो हो सकता है उसका लोन जो है सैंक्शन ना हो।
दोस्तों, लोगों को लोन तभी लेना चाहिए अगर वो उसकी किस्तों को भर पाएँ। अगर उन्हें लगता है कि वो आगे जाके इसकी किस्तों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें उस लोन को कभी नहीं लेना चाहिए। वहीं पे लोन उसी एसेट्स को लेने में लगाना चाहिए जो कि अप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, जहाँ से आगे जाके कोई ना कोई इनकम जनरेट हो। दोस्तों, बैंकिंग टर्म में दो टाइप के लोन होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि उसमें कोई ना कोई टाइप की सिक्योरिटी बैंक के पास रहती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेना चाहे तो हाउस जो है वो सिक्योरिटी का काम करती है कि आगे जाके अगर वो किस्त नहीं भर पाए तो बैंक जो है वो सिक्योरिटी या फिर घर को ले लेगी और उसको सेल करके भी कहीं ना कहीं से अपने पैसे को निकाल लेगी। वहीं पे अनसिक्योर्ड लोन में इस तरह की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से कोई परचेज़ करता है या कोई पर्सनल लोन करता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे बैंक के पास कुछ नहीं होता। यही कारण है कि जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसकी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, वहीं पे अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, बैंकिंग की दुनिया में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि लोन से रिलेटेड हैं, जो कि हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पता होनी चाहिए। इसमें पहला आता है फिक्स रेट लोन। ऐसे लोन्स जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है पूरे ड्यूरेशन के दौरान, जिससे एक बोरोवर को पहले से ही पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उन्हें कितना अमाउंट देना पड़ेगा पूरे लोन ड्यूरेशन पे। और फिक्स रेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट लो चल रहा था और बोरोवर उसी लो इंटरेस्ट रेट पे अपने पूरे लोन को फिक्स करना चाहता हो। इसी का ठीक ऑपोजिट होता है फ्लोटिंग रेट लोन्स। इसका फ़ायदा उन बोरोवर्स को होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हैं और उनको लगता है कि हो सकता है आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स और कम हो जाएं, तो उसका फ़ायदा वो ले सकें, इसलिए वो अपने लोन को जो है फिक्स रेट पे ना लेके फ्लोटिंग रेट्स पे लेते हैं। नहीं, होम इक्विटी लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जो कि लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं। मान लेते हैं किसी का घर है, कोई रियल एस्टेट है, तो उसको वो एक कोलैटरल के रूप में बैंक को दे देते हैं और उसके अगेंस्ट वो लोन लेते हैं। वहीं पे जो हायर परचेस होता है, इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए रेडी है, भले ही प्रॉपर्टी उनके नाम पे अभी तक हुई नहीं है। इस केस में जब तक वो प्रॉपर्टी के इंस्टॉलमेंट्स भरता रहता है तब तक जो है प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, और जब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट भर लेता है तब जाके ही प्रॉपर्टी उनकी हो पाती है। वहीं आपने लीज़ के बारे में तो ऑलरेडी सुन रखा होगा। कई बार लोग जो है अपनी खेती, गाड़ी या घर जो है लीज़ पे दे देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि भले ही ये लीज़ का अमाउंट वो दे रहा है, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसका ओनरशिप चेंज नहीं होता है। जो व्यक्ति लीज़ पे दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, वही उसका हमेशा ओनर रहता है। कभी भी जितना भी इंस्टॉलमेंट भले ही सामने वाली पार्टी भर दे, वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती। दोस्तों, एमोर्टाइजेशन को आप ईएमआई के नाम से जानते हैं। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वहाँ पे एक फ़िक्स पीरियड तक जो भी बोरोवर रहता है एक फ़िक्स्ड अमाउंट हर महीने देने के लिए रेडी होता है। अब ये जो अमाउंट फ़िक्स होने के कारण लोगों को काफ़ी स्टेबिलिटी फील होती है कि फ्लक्चुएशंस नहीं है, उन्हें पता है कि कितना जाना है हर महीने। वहीं पे अगर आप इसके एमोर्टाइजेशन चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि जो ईएमआई का जो फ़िक्स्ड अमाउंट है उसके अंदर भी एक ब्रेकअप है कि कुछ कंपोनेंट जो है इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए जाता है, तो कुछ कंपोनेंट जो है कैपिटल अमाउंट जो आपने लिया है उसको रीपे करने में यूज़ होता है। वहीं पे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट बाकी लोन्स की तरह ही शुरुआती टाइम में ज़्यादा होता है और आने वाले टाइम में जो है वो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है कम होता चला जाता है। रीफाइनेंसिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने पुराने एग्जिस्टिंग लोन को पूरी तरह से क्लोज़ करते हैं एक नए लोन को लेके। और जब आप ये नया लोन लेते हैं तो ध्यान रखते हैं कि जो इंटरेस्ट एलिमेंट है उसमें काफ़ी कम हो, कि इंटरेस्ट रेट जहाँ पे आपको पुराने लोन पे 9% का देना पड़ रहा हो तो नए लोन पे आपको 8 या 7.5% का मिल रहा हो। उसी के साथ दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि जो लोन रीपेमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे आप बढ़ा सकते हैं, कि जहाँ पे आपने सोचा था कि पहले 10 साल में आप पूरे लोन को रीपे करेंगे, उसमें 15 या 20 साल का टाइम चुन सकते हैं, जिससे कि आपका जो किस्त है वो कम निकल कर आए। आइए दोस्तों, हम समझते हैं प्रीपेमेंट क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई अचानक से एक बड़ा अमाउंट आ जाता है, बोनस देती है कंपनी या फिर कहीं और से हमें अनएक्सपेक्टेडली पैसा आ जाता है, तो वो जो अनएक्सपेक्टेडली आए हुए पैसे को हम अपने लोन के प्रीपेमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कम हो जाता है। वहीं पर अगर हम चाहें तो ईएमआई की जो किस्त आ रही होती है वो रिड्यूस करा सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है अपने जो लोन का जो टाइम पीरियड था वो कम करा सकते हैं। तो इस तरह से
प्रीपेमेंट करने में जो है आपको फ़ायदा होता है और बैंक को नुकसान। और यही कारण है कि कई बार आप देखेंगे जब आप कार का लोन लेते हैं तो अगर आप प्रीपेमेंट करना चाहें 12 महीने के अंदर अंदर तो हो सकता है वो कोई ना कोई प्रीपेमेंट पे आपको चार्जेस लगाएं। वहीं पे आरबीआई मैंडेट की माने तो अगर आपने कोई होम लोन ले रखा हो और उसे अगर आप प्रीपेमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी आप पे प्रीपेमेंट के चार्जेस नहीं लगा सकती। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आपने प्री ईएमआई इंटरेस्ट के बारे में सुना है कि नहीं। इस केस में जो भी आप मंथली पेमेंट करते हैं लोन पे, उससे केवल जो लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो रीपे किया जाता है। वहीं पे कैपिटल अमाउंट उतना का उतना ही रहता है। नॉर्मली इस तरह के लोन आप तब लेते हैं जब मान लेते हैं कोई आपने प्रॉपर्टी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन वाली ले ली, जहाँ पे आपके पास पोजीशन भी नहीं आया है और उसका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे केसेस में तब तक जब तक कि आपके पास पोजीशन नहीं आता तब तक केवल आपका जो भी ईएमआई है उससे इंटरेस्ट कंपोनेंट को आप देते हैं, और वहीं पे जब आपके पास पोजीशन आ जाता है तो उस समय जो है आपका नॉर्मल ईएमआई चालू होता है, जिसमें कैपिटल और इंटरेस्ट कंपोनेंट दोनों होते हैं। दोस्तों, ये कोविड के टाइम पे आपने मोरेटोरियम वाला वर्ड ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे बैंक्स को साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि जो हमारी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग जो है अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए किसी से भी जो है आप लोन के रीपेमेंट की डिमांड ना करें। तो इसमें होता क्या है कि आगे जितने भी लोगों के क्रेडिट स्कोर्स हैं या क्रेडिट हिस्ट्री है इस कारण से ख़राब नहीं होती, क्योंकि कोरोना आया और लोग जो है ईएमआई नहीं भर पाए। बट इसका सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है उनके इंटरेस्ट में। ये जो महीने जहाँ पे उन्होंने लोन का रीपेमेंट नहीं किया वो माफ़ नहीं होते हैं, वो महीने जो है फ्यूचर की ओर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़कर उन्हें फ्यूचर में देना पड़ता है। इसी वजह से सभी को हम रिकमेंड कर रहे थे कि भले ही कोविड का टाइम हो, अगर आपकी जो है सैलरी आ रही हो तो ये मॉरेटोरियम का फ़ायदा मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पर नुकसान है, आगे जाके आपको वो इंटरेस्ट के साथ और ज़्यादा देना होगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दो टाइप के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब ये सिक्योर्ड लोन में जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था तो ये कहा था कि जब मान लेते हैं आप कोई घर खरीदते हैं तो घर जो है एक सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास हमेशा अवेलेबल रहता है कि इनकेस अगर आप जो है अपनी ईएमआई को टाइम से नहीं भर पाए तो बैंक जो है आपके घर को सेल करके वो लोन को वापस ले सकती है। तो इस तरह के जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम मॉर्टगेज कहते हैं, कि मॉर्टगेज पे रखने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट मौजूद है जिसके अगेंस्ट आप जो है वो लोन ले पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने मॉर्टगेज में समझा कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाहता है तो उसको कोई ना कोई इमूवेबल एसेट, यानी कि ऐसा एसेट जो कि मूव नहीं होता हो, उसको उसे गिरवी पे दे के जो है लोन दिया जाता है। वहीं पे जब आप प्लेज करते हैं तो इसका मतलब आप अपने कोई इमूवेबल एसेट के अगेंस्ट नहीं लोन लेते, बल्कि जो मूवेबल एसेट होते हैं, मान लेते हैं आपके पास कोई कागजात पड़े हैं कुछ शेयर्स के, तो इन सब को जो है आप गिरवी रखते हैं, जिससे कि आगे अगर जाके आप अगर ईएमआई नहीं भर पाए टाइम से तो ये जो शेयर्स हैं उसको सेल करके कंपनी जो है अपने पैसे निकाल सकती है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं हाइपोथिकेशन क्या होता है। मान लेते हैं कि आप एक घर के लिए लोन लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपके जो घर के कागजात होते हैं वो बेसिकली बैंक के पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक जो होता है, जब तक आप इसके पूरे किस्त को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक बैंक इसका ओनर रहता है। वहीं पे कई बार ऐसा होता है कि ओनरशिप जो है आपके हाथ में रहती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार का लोन लेते हैं तो कार के जो कागजात हैं वो बैंक नहीं रखती, बल्कि वो आपको दे देती है। बट ओनली कहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं लोन को, तो फिर बैंक जो है वापस रिप्रोसेस कर लेती है कार को। दोस्तों, ये जो बोरोइंग होती है या जो लोन जो होता है उसके भी कई प्रकार होते हैं। इसमें से कई ऐसे प्रकार हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट फिर भी हम लोग सुन लेते हैं ताकि हमारी ये जो नॉलेज है वो रिफ़्रेश हो जाए। सबसे पहले कवर करते हैं होम लोन। होम लोन लोग तब लेते हैं जब वो खुद से जो पूरा अमाउंट है वो पे नहीं कर पाए, और होम लोन के लिए जो है अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 30 से 35 साल तक का भी टाइम पीरियड चुन सकता है, अगर उसकी वर्किंग एज लिमिट उसे अलाउ करे तो। इसे होता यह है कि जो ईएमआई आती है वो काफ़ी कम आती है, बट जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और इसमें सिक्योरिटी रहती है बैंक के पास कि जो प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं, ये जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट वो अपने पास रखती है जब तक कि लोन कम्प्लीटली रीपे ना हो जाए।
एजुकेशन लोन लेना आजकल आम बात हो गई है, जहाँ पे हायर एजुकेशन के जो कॉस्ट हैं इतने ज़्यादा हैं, ये जो है बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को चुनते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है रीपेमेंट का, वो 5 से 8 साल का होता है। और इसका ख़ास फीचर ये भी है कि इसका जो रीपेमेंट है, नॉर्मली लोग अपने पूरे एजुकेशन कोर्स को कंप्लीट करके जब जॉब करना चालू करें तब देना चालू कर सकते हैं। तब तक केवल इंटरेस्ट एलिमेंट जो है इस लोन में एक्यूमुलेट होता जाता है, और आगे जाके इसका जो भी किस्त है वो पेरेंट्स या फिर बच्चे कोई भी भर सकते हैं। वहीं पे व्हीकल लोन जो है लगभग 3 से 7 साल के बीच में लोग रीपे करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन चुनेंगे तो ईएमआई तो कम आएगी, बट जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ईएमआई का जो पूरे किस्तों को मिला के इतना बड़ा अमाउंट हो जाए कि आपके ऊपर बहुत ही हावी हो। क्योंकि आपको समझना ये है कि व्हीकल भले ही आप जो है ईएमआई में ख़रीद रहे हैं, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। इसका मूल्य जो है समय के साथ बढ़ने नहीं बल्कि घटने वाला है। ये ज़रूर मानते हैं कि इससे कन्वीनियंस काफ़ी हो जाता है। वहीं आजकल कई लोग अपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बिज़नेस लोन का सहारा लेते हैं। बिज़नेस लोन को देते वक्त जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होता है वो बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन ज़रूर चेक करती है, देखती है कि जो अमाउंट बोरो कर रहा है कोई, क्या उसे टाइम पे रीपे कर पाएगा कि नहीं। और इसके लिए इनका पूरा बैलेंस शीट चेक किया जाता है, देखा जाता है कि इनको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इनका टर्नओवर कैसा है, सब कुछ। वहीं पे बिज़नेस लोन में कहीं ना कहीं बैंक भी फ़ायदे में रहती है कि कहीं कुछ एसेट हो, जो बिज़नेस का अगर शॉप हो गया या फिर उनके गुड्स हो गए, ये सब जो है एसेट के रूप में वो लोग चाहे तो ले सकते हैं, इन केस अगर व्यक्ति जो है इसको लोन को रीपे ना कर पाए तो। दोस्तों, कई बार लोगों की अगर बच्ची की शादी हो या फिर कहीं घर पे मेडिकल इमरजेंसी हो तो कई बार पर्सनल लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। अब ये पर्सनल लोन जो है लोग तभी लेते हैं इनकेस अगर कोई और रास्ता नहीं बचा हो तो, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत महंगा होता है। इसका कारण भी सिंपल है कि जब आप होम लोन लेते हैं तो होम जो रहता है आपका, वो सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास हमेशा मौजूद रहता है कि अगर आप रीपे नहीं कर पाए तो होम को वो सेल कर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं रहता, इस कारण से इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हर व्यक्ति जो कि पर्सनल लोन लेता है उसे काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए इस बात को लेके कि वो जो भी अमाउंट ले रहा है उसे टाइमली रीपे कर दे, वरना बहुत ज़्यादा पैसा इसमें वो लुटा सकते हैं। दोस्तों, कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे महंगा कौन सा लोन रहता है तो मैं उन्हें बिना सोचे कह देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड। वो कहते हैं ये तो इंटरेस्ट फ्री लोन लेने का तरीका है। तो मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट फ्री लोन लेने का तरीका तभी है इन केस अगर आप उस पैसों को उस टाइम पीरियड के अंदर रीपे कर पाएँ। अगर वहीं पे अगर मान लेते हैं कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि आप रीपे नहीं कर पाए तो आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 3% पर मंथ बोला जाता है, बट अगर आप उसका कंपाउंडिंग करेंगे 12 महीने में तो 46.2% निकल कर आएगा। यानी कि व्यक्ति अगर लोन लेके 1 साल तक उसको चुकाए नहीं तो उसको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 46.2% जितना अमाउंट जो है जोड़ के देना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा तो कोई भी लोन का इंटरेस्ट मैंने नहीं सुना। ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में थोड़ा नया है। अगर किसी व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। बैंक खुद से हर एक इंडिविजुअल के लिए एक लिमिट तय करती है जो कि ओवरड्राफ्ट लिमिट कहलाती है, कि अगर मान लेते हैं बैंक बैलेंस 0 हो जाए तो भी आपको शॉपिंग बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपको जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देती है इस ओवरड्राफ्ट लिमिट तक। बस ये रहता है कि जितने टाइम तक वो अकाउंट ओवरड्राफ्ट में रहता है तब तक इंटरेस्ट आपको उस अमाउंट पे देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो लोन जो है किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गए या प्रॉपर्टी हो गई। तो इस केस में जो आप प्रॉपर्टी हो या गोल्ड हो उसको सेल नहीं करते हैं, बल्कि केवल उन्हें रखने को दे देते हैं जब तक कि आप उस लोन को रीपे नहीं कर देते। उनके रीपेइंग शेड्यूल के हिसाब से जब आप इसके लोन को पूरी तरह से भर देते हैं तो आपको जो है ये सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है। तो गोल्ड के केस में हो या प्रॉपर्टी के केस में हो, आपको कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी। ये नहीं कि गोल्ड का प्राइस जितना है उतना अमाउंट आप लोन ले लें, नहीं, उसका कुछ परसेंटेज हो सकता है, 90%, 80%, जितना अमाउंट जो है आपको लोन पे दिया जाए।
दोस्तों P2P या फिर पीयर टू पीयर भी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कई सारे ऐसे ऐप्स आपको मोबाइल स्टोर में मिल जाएंगे जिसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप खुद भी बैंक का काम कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति को लोन देना है तो आप अपने पैसे लोन दे सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। वहीं पे अगर आपको लोन लेना है तो आप जो है किसी दूसरे इंडिविजुअल व्यक्ति से भी लोन ले सकते हैं उनके बताए हुए इंटरेस्ट रेट पे। बट काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना गया है। इसका कारण ये है कि कोई सिक्योरिटी यहाँ पे भी मौजूद नहीं है कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो लूज़ हो जाएं। आइए दोस्तों हम लोन के अंदर आने वाले कुछ कैलकुलेशन को समझते हैं। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि उनको लोन लेना है तो कितने का लोन लेना सही रहेगा, कि ईएमआई उनको अगर आए तो कितनी आए। तो वहीं पे कैलकुलेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पेमेंट साइकिल। पेमेंट साइकिल का मतलब आप ये जो लोन का किस्त है ये क्या मंथली बेसिस में देंगे, क्वार्टरली में देंगे या ईयरली बेसिस में देने वाले हैं। वहीं पे अगर मान लेते हैं आपने 5 साल का लोन लिया है और आप 12 महीने में हर महीने अगर आप इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं तो टोटल आप 60 टाइम्स इसमें इंस्टॉलमेंट देंगे। कैसे? 12 × 5 60 इंस्टॉलमेंट्स। तो वहीं पे बैंकर्स जो होते हैं जो आपको लोन देते हैं उसमें एक रेस्ट करके एक टर्म होता है। रेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट चार्जिंग साइकिल। इसका मतलब ये कि आप भले ही जो है 12 टाइम्स जो है अपना पेमेंट भर रहे हैं बट जो इंटरेस्ट साइकिल है ये ज़रूरी नहीं कि 12 बार रिवाइज़ करें। ये हो सकता है साल में एक बार अकेले ही पूरा इंटरेस्ट साइकिल को रिवाइज़ करें। तो वहाँ पे जो है कस्टमर को नुकसान हो सकता है कि इसमें होगा क्या कि मान लेते हैं हम जो किस्त भर रहे हैं उससे तो आप देखेंगे हर महीने जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो तो कम कम होता जाना चाहिए, बट ये कम इसलिए नहीं हो रहा है। हो सकता है कि बैंक का जो रीसेट साइकिल है वो जो है ईयरली बेसिस में है। तो भले ही आपने जो है हर महीने में अपना जो है प्रिंसिपल अमाउंट को कम करने जितना जो इंस्टॉलमेंट भरा, बट ये जिसका पूरा नेट इफेक्ट है वो ईयरली बेसिस में ही कैलकुलेट हुआ। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, हो सकता है जॉब लॉस हो या फिर इनकम आनी बंद हो गई हो। तो ऐसे सब केसेस में जो हमने ऑलरेडी एक्सिस्टिंग लोन है उसमें रिस्ट्रक्चर कराना पड़ सकता है, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट्स पहले हम देते आए थे हो सकता है अब हमारे लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन चुके हो। तो जब आप लोन को रिस्ट्रक्चर कराने जाते हैं तो बैंक भी इसमें आपको कंप्लीट सपोर्ट देती है। इसका कारण सिंपल है कि बैंक भी नहीं चाहता कि जो अमाउंट उन्होंने दिया है वो उन्हें कभी वापस ना मिले और वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसा बन के रह जाए। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि आपका लोन को रिस्ट्रक्चर करके दे दें जिससे कि आप कंटिन्यू बेसिस में जो है किस्त उनको देते रहें और कहीं ना कहीं आगे जाके ही सही उनके जितने भी पैसे आने थे वो आ जाएं। तो उनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं रिस्ट्रक्चर कराने के। एक तो हो गया कि इंटरेस्ट रेट जो प्रेजेंट चल रहा है वो आपको दे दें, कि आपको जो है थोड़ा रिड्यूस इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर दें। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट एलिमेंट है आपकी ईएमआई का वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो किस्त है वो रिड्यूस होके मिलेगी। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपकी जितना ड्यूरेशन है, मान लेते हैं 3 साल के अंदर अंदर अगर आपको सभी किस्तों को देना था, उसकी जगह वो आपको ऐसा ऑप्शन दे दें कि 5 साल में आप सभी किस्तों को दे दें। तो इससे भी उसका नेट इफेक्ट ये होगा कि जो ईएमआई का अमाउंट है वो कम निकल कर आएगा। दोस्तों जब भी हम लोन की रीपेमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट होता है इंटरेस्ट का और दूसरा होता है कैपिटल का। इसका मतलब हर एक एक किस्त जो हम देते हैं उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट भी है और कैपिटल एलिमेंट भी मौजूद होता है। इस वजह से इंटरेस्ट रेट का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रीज़न बीइंग अगर मान लेते हैं शुरुआत से ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम आ रहा हो तो आपकी हर महीने की जो किस्त जा रही होती है वो किस्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कैपिटल रीपेमेंट में यूज़ होता है, कि जो आपका टोटल अमाउंट आपने लिया है लोन उसमें रिडक्शन आपको नज़र आता है। वहीं पे अगर मान लेते हैं आपने ऐसा कहीं लोन लिया जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो तो आपके जो पहले महीने की ईएमआई से ही आपका जो बड़ा कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट को चुकाने जाता है, बल्कि कैपिटल वैसा का वैसा ही रहता है। दोस्तों किसी भी लोन ऑफ़र को इवैल्यूएट करने के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। आइए मैं उसको आपके साथ कवर कर लेता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इंटरेस्ट रेट। आप जब भी इवैल्यूएट करें, दो लोन को कंपेयर करें तो देखें कि कौन से ऐसे लोन में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रहा है। तो एक नेचुरल सिलेक्शन यही कहेगा कि आप ऐसी जगह जो है इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जो है कम देना पड़े। बट वहीं पर कैलकुलेशन को भी आपको ध्यान में देना है कि ऐसा ना हो कि ये जो इंटरेस्ट लेते हैं वो फिक्स कैपिटल पर लेते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि आपको देखना है कि जहाँ पे आपने मान लेते हैं किस्त भरी तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट रिड्यूस हो और उस रिड्यूस्ड अमाउंट पे आपसे इंटरेस्ट ले, तो उस कैलकुलेशन को प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू फिक्स कैपिटल के। नेक्स्ट होता है कि मान लेते हैं कि जो रीसेट करता है इंटरेस्ट रेट हर बैंक, तो इसका ड्यूरेशन कैसा है। कुछ बैंक हैं जो कि हर साल में एक बार करती है रीसेट, कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि जैसे जैसे मार्केट में बदलाव आते हैं उसी के साथ साथ जो है इंटरेस्ट रेट में वो जो है बदलाव लाती है। तो कई बार अगर मान लेते हैं आपके बैंक में 12 महीने में एक बार अकेले अगर इस रीसेट के बदलाव को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में लॉस में रहते हैं। इसके अलावा लोन लेते वक्त कई सारे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोसेसिंग फ़ी इत्यादि। बहुत सारे लोन जो है आपको ऐसे भी ऑफर्स देंगे जहाँ पे इस तरह की जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो पूरी तरह से माफ़ हो, तो डेफिनेटली वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कहाँ से लोन लें। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ लोन, कि कोई बैंक्स है जहाँ पे आपको जो है 15 साल के अंदर ही आपको सभी किस्त भरने पड़ रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे आपको 20 साल का जो है पूरा अलाउंस दे रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ईएमआईज़ को तो आप लॉन्गर टेन्योर वाले जो लोन ऑफरर्स के पास जाएंगे, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उस केस में जो इंटरेस्ट एलिमेंट आप देते हैं पूरे लोन का टोटल वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो शॉर्टर ड्यूरेशन वाले लोन के। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ बेंचमार्क, कि बहुत सारे जो लोन देने वाले बैंक्स हैं उन्होंने बेंचमार्क अपना कुछ रखा होता है जिसके हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। अब वहीं पे जो बेंचमार्क अगर मान लेते हैं रेपो रेट है तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं रेपो रेट बदल रहा है तो उसके साथ साथ जो है इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। बट कई सारे आजकल ऐसे भी बैंक्स हैं जिन्होंने अपना इंटरनल बेंचमार्क रेडी रखा है, तो वो अपने इंटरनल बेंचमार्क के हिसाब से अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है इतना फास्ट आपको बदलाव देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको रेपो रेट में मिलेगा। दोस्तों, फ्लोटिंग रेट लोन्स हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसका कारण ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट में आए बदलाव का आपको भी फ़ायदा मिले। तो ये जो फ्लोटिंग रेट लोन जब लेता है कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आता है तो उस व्यक्ति के पास दो चॉइसेस होते हैं। एक तो ये हो गया कि वो जो ईएमआई का जो अमाउंट आ रहा है उसको चेंज करा दे, नहीं तो फिर वो अगर चाहे तो जो लोन का रिपेमेंट टाइम है या फिर टेन्योर है उसको चेंज करा दे। अब इस बीच में जो डिसीजन बनाना बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि जो ईएमआई उसने स्टार्टिंग में डिसाइड किया होगा वो ऐसा कोई अमाउंट डिसाइड किया होगा जो उसके इंडिविजुअल लेवल में वो अफोर्डेबल हो, कि उसकी जो इनकम और सेविंग लेवल को मीट करता हो। वहीं पे अगर इस केस में अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आए तो बेहतर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं हम जो अपना ईएमआई है उसको फिक्स रखें, जिससे कि हम भी ट्रैक रख पाएँ कि बार बार जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो हमारे ईएमआई में अगर बहुत सारे चेंजेस आएंगे तो हो सकता है हमने जो बजट डिसाइड किया है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाना पड़े। तो कहीं केसेस में जहाँ तक हमारे को जो ईएमआई आ रहा है उसको अगर हम सेम करके चले तो वो फ़ायदेमंद रहता है। बट कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं, मान लेते हैं किसी ने जब लोन लिया था तब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, अब अचानक से जो है इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी कम हो गया, जिस कारण से जो लोन का टेन्योर है वो कम हो गया। तो ऐसे केसेस में जो है हम एक वन टाइम बार जो है ईएमआई को रीसेट कर सकते हैं, जिससे ये क्या होगा कि जो हमारा ईएमआई का जो प्रेशर जो इतना ज़्यादा है वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी स्ट्रांग बनी रहेगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सेव कर पाएंगे। आप अगर YouTube में भी सर्च करेंगे तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर मान लेते हैं कुछ पैसे आ जाएं, कोई बोनस या लमसम में अमाउंट आ जाए, तो हम उसको क्या लोन को रीपे करने में लगाएं या कहीं ना कहीं उस पैसों को इन्वेस्ट करें। तो इसको डिसाइड करना जो है थोड़ा टफ़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। पहला फैक्टर तो ये है कि अगर आपको शुरुआत से ही ऐसा लगता है कि आपने जो लोन लिया है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है आपके लिए, इतना बड़ा जो किस्त है आपको हमेशा चुकाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोन को चुकाने में फ़ायदा नहीं, तो भी आपका जो मेंटल पीस लेवल पर अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप रहेगा कि आपने जो अगर लोन के रिपेमेंट में
लगाते हैं तो आप जो है तनाव से जो है मुक्त हो सकते हैं, जो स्ट्रेस हो तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। वहीं पे जब आप रीपेमेंट करने की बात करते हैं तो आप एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी सोचते रहते हैं कि जो है अच्छा मैं रीपे करूं या यहाँ पे इन्वेस्ट करूं। तो आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव फिगर्स में इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, और दूसरी जगह अगर मान लेते हैं आपने कहीं पे लोन ले रखा है तो वो लोन का आपका कितना इंटरेस्ट रेट कट रहा है। अगर मान लेते हैं छोटा सा लोन है और जो आपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो आपके पास आया है लमसम में, तो वो अगर ये जो लोन का अमाउंट छोटा होने के कारण आप कंप्लीटली उसको फुल कर सकते हैं तो बेहतर है कि उसको आप फुल कर दें। तो इससे क्या होगा कि आप डेब्ट से जो है पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट आप देखेंगे तो ऐसा भी निकल के आ सकता है कि कुछ ऐसे लोन्स हैं जो बाकी लोन से महंगे होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन हो या पर्सनल लोन हो। तो उस केस में तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन चल रहा है जहाँ 14-15% का जो है आपका जो है ये जा रहा है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो उससे तो बेहतर रिटर्न कहीं इन्वेस्टमेंट में आपको मिलता नहीं है जो यहाँ पे रिस्क उतना नहीं हो। तो उस केस में क्या आपको ये इसको रीपे करने में भलाई है। वहीं पे अगर मान लेते हैं होम लोन वाला केस है या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका 7 to 8% का इंटरेस्ट रेट है और आप कहीं ना कहीं मान के बैठे हैं कि आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आपको 12% का रिटर्न मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो है आप लोन को रीपे नहीं करेंगे तो भी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप जो है इतना अमाउंट जो है इकट्ठा कर चुके होंगे कि आप इस लोन को भी रीपे कर पाएँ और उसके अलावा कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएँ। बट इसको भी देखते वक्त आपको ध्यान रहना है कि रिस्क डेफिनेटली मौजूद है। जहाँ पे आपने सेफली एज्यूम कर दिया कि 12% रिटर्न तो मिल ही जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर भी एक रिस्क एलिमेंट मौजूद है। दोस्तों अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी के पास लमसम में पैसा आए तो उसको क्या लोन को रीपे करने में लगाए या फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट करें। बट कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं लोगों के पास इतने सारे लोन होते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी वो अपनाएं जिससे कि वो डेप्ट फ्री सिचुएशन तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो इसमें 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहला होता है एवलांच स्ट्रैटेजी, दूसरा स्नोबॉल और तीसरा ब्लिज़ार्ड। अब सबसे पहले हम एवलांच डिस्कस कर लेते हैं। एवलांच में क्या करते हैं कि आप अपने जो क्लाइंट हैं उनसे लिस्ट बनवा देते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना लोन लिया है, उसका आप एक लोन का इंटरेस्ट रेट के सहित जो है लिस्ट बना दें। फिर आप उसे रीअरेंज करते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है उसको लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं और सबसे कम इंटरेस्ट रेट वालों को नीचे रखते हैं। और इसकी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि सबसे पहले जहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा लग रहा हो उसको रीपे कर दें। तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी कम होगा, क्योंकि आपने उन लोन्स को ख़त्म कर दिया जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया या पर्सनल जो लोन लेते हैं उसका अमाउंट। वहीं पे जो होम लोन है उसको थोड़ी देर चलने दिया, क्योंकि भले ही जो है ये भी एक बर्डन है बट ये लॉन्ग टर्म में हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होती है स्नोबॉल स्ट्रैटेजी। स्नोबॉल स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप जब लिस्ट बनाएंगे तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ना बना के जो लोन का अमाउंट है उसके हिसाब से लिस्ट बनाएं, कि छोटे अमाउंट से लेके बड़ा अमाउंट जितना आपने लोन लिया है उसको लिस्ट कर लें। अब उसमें ये देखा गया है कि लोगों से कहा जाता है कि जिसमें आपने छोटा अमाउंट वाला लोन है उसको पहले ख़त्म कर दें। तो ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं हुई कि छोटे अमाउंट को ख़त्म करने से क्या होगा। हो सकता है कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, हम उसको ख़त्म नहीं कर रहे। तो इसका कारण ये है कि ये एक मैथमेटिकल तरीका नहीं है, ये एक मोटिवेशनल तरीका है। इससे क्या होगा कि हो सकता है बहुत सारे अगर लोन हो उसमें छोटे छोटे को अगर हमने ख़त्म कर दिया तो अपने अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हमें और भी लोगों को ख़त्म करना है। तो एक मोटिवेशनल वाला ये एक प्रोसीजर है। वहीं ब्लिज़ार्ड जो है ये एक अलग टाइप का अप्रोच है, जहाँ पे एवलांच और स्नोबॉल दोनों तरीक़ों को अपनाया जाता है। इसमें स्टार्ट किया जाता है स्नोबॉल मेथड से, जिसमें कि जो छोटा लोन है बिना इंटरेस्ट को देखे हुए जो सबसे छोटा लोन का अमाउंट है उसको फिनिश कर दें। उससे जो मोटिवेशन आपको मिले उससे फिर आप जो है एवलांच तरीके की ओर जाएँ, जहाँ पर आप जो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है उस लोन को ख़त्म करें। तो नेट इफेक्ट उसका यही होना है कि किसी तरह से जो भी बुरा लोन है उसको आपको कम करना है। कहीं पे जहाँ स्नोबॉल जो है आपको मोटिवेशन देता है तो एवलांच जो है वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट में जो है आपको फ़ायदा पहुंचाता है।